छात्रों, मैं हूं आपकी अध्यापिका प्रतिभा त्रिपाठी। आज हम यहां पर आपकी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पाठ 2 को लेकर के उपस्थित हुए हैं। उम्मीद है कि पहले भेजे हुए वीडियो आपने देखे होंगे और उसके साथ ही हमने एक वीडियो बनाया था भाव और शिल्प सौंदर्य का। उसी के आधार पर आपको उसके प्रश्नोत्तर करने हैं। आज हम यहाँ पर आलोक धनवा द्वारा रचित पतंग शीर्षक कविता को पढ़ेंगे। आलोक धनवा जो हैं बहुचर्चित कवि हैं, जो जनमानस के बहुत करीब हैं और जो इत्तेफाकन कवि हैं। इत्तेफाकन कवि क्यों कहा गया है? क्योंकि ये विज्ञान के विद्यार्थी हैं और ये साहित्य की तरफ रुझान रखते हैं, ये साहित्य को जानते हैं। इन्होंने बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी हैं जो जनमानस को प्रभावित करती हैं। ये क्रांतिकारी कवि हैं। ये प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक होने के कारण प्रकृति से संबंधित कविताएं ज़्यादा लिखते हैं। कविता लिखने का शौक़ इन्हें बचपन से था। पढ़ने का, कृति लिखने का शौक़ इन्हें था। जब ये छोटे से थे तो पुस्तकालय जाकर के बहुत सी पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे और लिखा करते थे। उन्हीं की एक काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है, उसके अंतर्गत की ये कविता है पतंग। आज हम पढ़ेंगे पतंग शीर्षक कविता। पतंग शब्द को सुनते ही मन में एक रोमांच उत्पन्न हो जाता है। रोमांच उत्पन्न हो जाता है किस तरीके से धीरे 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 आकाश में पतंग जाती है और हमारी जो कल्पना है किस तरीके से उस पतंग के सहारे ऊपर जाती है। यहाँ पर बाल मन की चेष्टाओं को दिखाया गया है। यहाँ बाल मन के बिंबों को प्रस्तुत किया गया है। तो कभी श्रव्य बिंब, कभी दृश्य बिंब और कभी स्पर्श बिंब दर्शाया गया है। बहुत सुंदर चित्रण किया है कि बाल मन की जो कल्पनाएं हैं किस तरीके से गोते खाती हैं, किस तरीके से वो विचरण करती हैं इस संसार में रहते हुए, कैसे वो प्रसन्न चित्त हैं, कैसे वो खिली हुई हैं, उनकी सोच कहाँ तक जाती है, उन सारी चीज़ों का इस कविता में चित्रण। चलिए पढ़ते हैं क्या कविता पतंग। किस प्रकार से बाल मन में ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार होता है, किस तरीके से वो पतंग को देख करके खुश होते हैं, किस तरीके से उनके अंदर के मनोभाव विकसित होते हैं, उसका यहाँ पर चित्रण किया गया। क्या है कविता? कविता है सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। सबसे तेज बौछारे गई। बौछारें कब पड़ती हैं? बौछारें कब होती हैं? जब सावन होता है, जब बरसात का दिन होता है। बरसात कब होती है? सावन और भादों में। सावन भादों बरसात के बाद क्या आती है? शरद ऋतु आती है। ठंडा मौसम होता है, गुलाबी मौसम होता है, सुहावना मौसम होता है। तो कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहा है कि सबसे तेज बौछारें गई, यानी सावन का महीना बीत गया, भादों में बरसने वाला पानी भी अब जा चुका है। भादों की रात कैसी होती है? जाती हुई जो भादौ होती है, पानी बरसता रहता है, अंधियारी रात होती है, लेकिन जब उस पर जो सुबह होती है, जो सवेरा होता है, वो कैसा होता है? खुशमिजाज होता है। कवि कहना चाह रहा है कि सबसे तेज बौछारें गई, भादौ गया और क्या आया? अब आया नया सवेरा। वो नया सवेरा कैसा था? वो नया सवेरा था मन को प्रसन्न कर देने वाला। वो नया सवेरा था गुलाबी सवेरा। वो नया सवेरा था सुंदर लाल, जो ऐसा लाल जो सुनहरा सा दिखाई दे, जो गुलाबीपन लिए हुए हो, जो पीलापन लिए हुए हो, ऐसा सुंदर सवेरा। ठीक है, इतना समझ में आया कि बरसात गई, बरसात जाने के बाद कौन सी ऋतु आती है? बरसात जाने के बाद शरद ऋतु आती है। और शरद ऋतु कैसी होती है? सुहावनी होती है, भीनी भीनी सुगंध आती है, मीठी मीठी खुशबू होती है और ऐसा मन प्रफुल्लित होता है कि जैसे पंख लगा करके पतंग के समान आकाश में उड़ जाए। ठीक है,
इतना समझ में आया। सबसे तेज बौछारें गई भादव गया। बारिश का मौसम गया, जब सबसे ज़्यादा बरसात होती है, भादव का मौसम गया, और उसके बाद जो नया सवेरा आया वो मन को छू लेने वाला था। ऐसा सवेरा जो शरद ऋतु का सवेरा था, मतलब हल्की सी ठंड थी, गुलाबी सुहाना मौसम था। ठीक है, इतना समझ में आया। कैसा सवेरा था? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। खरगोश की कभी आंखें देखिए तो समझ में आएगा, वो एकदम लाल आंखें नहीं होती हैं। वो कैसी आंखें होती हैं? गुलाबी फन लिए होती हैं। लाल और गुलाबी जो मिक्स कलर होता है ना, वही आंखें होती हैं। तो ऐसी आंखों जैसा वो सवेरा दिख रहा है। किसकी आंखों जैसा? खरगोश की। उपमा अलंकार है यहाँ पर। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो उसके बाद जो सवेरा हुआ वो कैसा सवेरा हुआ? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ। ये सवेरा कैसा था? शरद ऋतु का था। तो शरद ऋतु कैसी है? पूरे इसमें कविता में मानवीकरण किया गया है। अब यहाँ पर शरद ऋतु का मानवीकरण किया है। शरद ऋतु कैसी है? शरद ऋतु है, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। ऐसा लग रहा है जैसे शरद ऋतु के आने पर वातावरण ऐसा हो गया है जैसे शरद ऋतु अपनी चमकीली, मतलब उस सूर्य के प्रकाश की किरणें जो हैं इतनी चमक रही हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे शरद ऋतु अपनी चमकीली साइकिल में बैठ करके आया हो। क्यों? कैसे आया हो? बच्चों को लुभाने के लिए। कैसे? शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। किसको बुला रहा है चमकीले इशारों से? बच्चों को। बच्चे कब खेलते हैं? बरसात में नहीं खेलते, गर्मी में नहीं खेलते। गर्मी की मौसम कब सबसे सुहावना रहता है? जब बच्चे प्रसन्न होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, खेलते हैं, वो मौसम होता है शरद ऋतु का। तो शरद ऋतु अपने आकर्षण से उन बच्चों को प्रलोभित कर रही है और उसे बुला रही है। क्यों बुला रही है? खेलने के लिए बुला रही है। कैसे बुला रही है? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊंचे उड़ सके। कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि शरद ऋतु का जो मौसम है वो कैसा है? सुहावना है। वो बच्चों को आकर्षित करने वाला है, बच्चों की कल्पनाओं को निखारने वाला है, उसको विकसित करने वाला है। वो अपने उस मौसम के द्वारा क्या कर रहा है? वो बच्चों को आकर्षित कर रहा है और उन्हें पतंग उड़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया? कवि कह रहा है कि आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, और आकाश को इतना, मौसम कैसा है? मौसम बहुत हल्का है, ना वो ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा ठंडी, ना ज़्यादा बरसात, ना ज़्यादा सूखा। कैसा है? मौसम एकदम बीच का है, मध्यम वर्गीय। वो क्या कर रहा है? वो बच्चों को आकाश खुला छोड़ दे रहा है, मुलायम बना रहा है, जिससे बच्चे पतंग आसानी से ऊपर तक उड़ा सके, उनकी पतंग ऊपर तक जा सके। इसलिए उसने आकाश को भी हल्का कर रखा है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, उसने इतना हल्का कर रखा है, इतना मुलायम आकाश कर रखा है कि दुनिया, पतंग कैसी है? पतंग बहुत हल्की है, इसलिए हवा में उड़ती है। तो उसने क्या कर रखा है कि मुलायम बना दिया है इतना कि वो जो सबसे हल्की चीज़ है, जिसमें पतली सीख लगी हुई है, जो कागज़ की बनी हुई है, जो दुनिया की सबसे हल्की चीज़ है, वो भी आकाश में उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया। और क्या कह रहा है कवि? कह रहा है कि वो ऋतु चाहती है कि जो छोटे बच्चे की कल्पनाएं हैं, जो उनके मन की वास्तविकताएं हैं, वो पतंग को उड़ा सके और प्रसन्नचित्त हो सके, उनकी किलकारियाँ गूंजे और चारों तरफ उनकी तितलियों जैसी नाजुक
पंखुड़ियाँ फड़फड़ाने लगे। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए। कवि ने यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उनके मुलायम और नन्हे कदमों के बारे में बात की कि वो इतने मुलायम और कोमल हैं, जैसे जब वो जन्म लेते हैं तो जिस तरीके से कपास सबसे मुलायम है। कपास यानी जानते हो ना, रुई कभी छुए हो? रुई सबसे मुलायम चीज़ है। तो यहाँ पर तुलना की है उनकी किससे? कपास से की है। तो कह रहे हैं वो कपास के भात जन्म से ही मुलायम होते हैं। उनकी बाल कल्पनाएं इतनी मुलायम होती हैं कि वो उनकी जो बातें हैं, जो उनकी कल्पनाएं हैं, वो और कोई नहीं समझ सकता। वो इतना खुश हो जाते हैं। तो शरद ऋतु आता है तो बाल कल्पनाओं को प्रसन्न करता है, बाल कल्पनाओं के मनोभावनाओं को समझता है और उन्हें प्रेरित करता है। तो जो वो बच्चे होते हैं वो जन्म से ही कैसे होते हैं? कोमल होते हैं। किसकी भांति कोमल होते हैं? कपास की भांति कोमल होते हैं। और जब ये पृथ्वी पर दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी उनके कदम चूम रही हो। पृथ्वी पर जब दौड़ते हैं तो पृथ्वी उन्हें संभालती है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब दौड़ते हैं वे बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से। अक्सर क्या कह रहे हैं कवि कह रहे हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सुकुमार होते हैं, वो कितने बेसुध होते हैं कि पृथ्वी भी उनको संभाले हुए रहती है। और कभी कभी तो जब वे छत पर दौड़ने लगते हैं तो छत को भी मुलायम हो जाना पड़ता है, क्योंकि जो उनके पैर होते हैं वो बहुत कोमल और सुकुमार होते हैं। और उनके चलने से जो कंपन उत्पन्न होता है उससे मृदंग बजने लगते हैं। ऐसा कवि कह रहा है। कवि ने बहुत सुंदर चित्रण किया है। पूरे पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार को दर्शाया है। जगह जगह पर अलग अलग अलंकार हैं। इसके बाद हम शिल्प सौंदर्य पर कर लेंगे। ठीक है, सुंदर चित्रण है यहाँ पर कि जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि वो इस तरीके से इस कदर बेसुध दौड़ते हैं कि जिस प्रकार से पेड़ों की डालियाँ लचक कर ऊपर उठ जाती हैं उसी प्रकार से। और कई बार तो वो छत के खतरनाक किनारों तक चले जाते हैं। क्या लिखा है? छतों के खतरनाक किनारों तक। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। वे इतना प्रफुल्लित और इतना खुश होते हैं कि कई बार वे दौड़ते दौड़ते छतों के किनारे तक पहुंच जाते हैं और अपनी ही सुध में फिर वापस वो वहाँ से लौट जाते हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। वो पतंग उड़ाते हुए छतों के किनारे तक चले जाते हैं और जब उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं बिल्कुल वो किनारे आ गए हैं तो अचानक से पतंग के सहारे ही वो वापस उसी स्थान पर आ जाते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। जिस प्रकार से पतंग आकाश की ऊंचाइयों में उड़ती है वैसे ही बाल मन चेष्टाएँ, बाल मन कल्पनाएँ भी आकाश में उनके साथ पतंग के साथ उड़ रही हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दौड़ते दौड़ते वे छत के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं और फिर अपने ही आप बच करके बाहर निकल आते हैं। तब उन्हें अपने ऊपर और भी ज़्यादा गर्व महसूस होता है और दूसरे दिन वो फिर से उसी तरीके से अपने खेल को प्रारंभ कर देते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास और उनको संभालने के लिए ये पृथ्वी भी उनके पैरों तक पास तक आ जाती है। समझ में आया? ठीक है।